हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो फाइनली ये जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है बॉस। ठीक है, ये सीरीज की स्टार्टिंग हमने कर ली है कहीं ना कहीं, और जो भी टारगेट हम लेके चल रहे हैं बिफोर आवर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको हमने कहीं ना कहीं मोस्ट इफेक्टिव वे में कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत जल्दी जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन इसको कंप्लीट करना है, और ये सारा कंप्लीट रिवीजन थ्रू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपका होने वाला है। ऑल इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं, जिस कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और जिनको सॉल्व करने में आपको तकलीफ हो सकती है, जिसका लंबे सा एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको ईजिली अंडरस्टैंड हमने करना है। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बोला था, दो सीरीज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, जिसके थ्रू कंप्लीट फिजिक्स को आप रिवाइज करने वाले हैं और क्वेश्चंस मेरे साथ मिलकर आप सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो एक हेडेक आपके पास होती थी कि यार ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले रहा है सॉल्व करने में, वो हेडेक मैं आपकी सॉर्ट आउट करने वाला हूँ। और आपने भी सेल्फ प्रैक्टिस करते रहना है, वो ऑब्वियस है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएंगे ना बॉस। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा जो इंपॉर्टेंट टाइप के सारे यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे इस सीरीज के थ्रू। ठीक है, और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि डिपेंड करेगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले हम कवर अप करेंगे बॉस। ठीक है, +2 वाले चैप्टर्स जैसे मैंने बोला था आपको सबसे पहले कवर करेंगे, फिर +1 वाले चैप्टर हम पहले कवर करेंगे। कुछ चैप्टर आपने अपने साथ साथ उनको देखते रहना है। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था कि आपने टेंशन नहीं लेने का, जो एनसीईआरटी है, असर्शन है, रिवीजन है, मैचिंग प्रॉब्लम है, वो सब कराऊंगा सीरीज नंबर 2, है ना, वो सब कराऊंगा सीरीज नंबर 2, राइट बॉस। और आपको इसका शेड्यूल पूरा मिल चुका होगा, किस डेट पे कब कैसे ये स्टार्ट होने वाली है। चलो, तो दोस्तों को और सबको यार, मतलब सबको शेयर करो इन चीज़ों को, और हर बच्चे की हेल्प होनी चाहिए। उनको क्वेश्चंस उनके मस्त तरीके से सॉल्व होने चाहिए। मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो, और आप बोल रहे हो ना 100+ स्कोर, वो तो यार हम मस्त तरीके से कर लेंगे। जितने भी सीरीज और जितने भी वीडियोज़ मैंने डाली हैं, आप ढंग से अगर अपने नोट्स भी पढ़ोगे और ये सारी सीरीज अच्छे से देखोगे, सारी प्रैक्टिस करोगे, जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो फॉर्मूलेज पे हमने बात करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के 150 टॉप मोस्ट फॉर्मूला मैंने आपको दे रखे हैं, उनकी जब हम बात करेंगे तो यार यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। 100% तो आप इजीली स्कोर करके आने वाले हो, तो डोंट वरी, बस आप मिशन पे लगे रहो, डेली प्रैक्टिस बस आप करते रहे मेरे साथ मिलके, पॉजिटिविटी के साथ, राइट। और अब आपने मन नहीं चुराना है, बिल्कुल भी नहीं चुराना, वरना फिर देखो धोखा होता है, अपने साथ होता है धोखा। ठीक है, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, बस आपका ही जो भी जाएगा आपका ही जाएगा, राइट। तो आपने अपने सपनों को ध्यान में रखते हुए, अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें करनी है, तो मोटिवेशन खुद भी आ जाता है यार, अपने आप आ जाता है, फिर आप करने लगते हैं। दिक्कत कब होती है, जब आप चीज़ों को एक तरीके से छोड़ते जाते हो कि कर लेंगे, हो जाएगा, लास्ट में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि स्टार्ट हो चुकी है सीरीज, और इसके थ्रू जल्दी जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे, और आपकी प्रॉब्लम भी नहीं फंसेगी। जहाँ फंसेगी आप मेरे को डाउट भी क्लियर करा सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, कर लिया करो, पूछ लिया करो, बनता है, इतना तो बनता है। दोस्तों को भी शेयर किया करो, बताया करो। ठीक है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने आपको पहले भी बताया था, अपना यूट्यूब के ऊपर वही टाइम आपको ना देना है जिससे आप अपनी नॉलेज को, अपने डाउट को क्लियर कर सके, और जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ आपने एग्जाम में जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, और हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हैं, और फिजिक्स में बहुत अच्छा करने वाले हैं, डोंट वरी, है ना, ये है, वादा है, और मिलके पढ़ेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैं शुरुआत कर रहा हूँ बॉस, जो जिससे सबसे ज़्यादा, देखो लास्ट ईयर की अगर बात करें नीट में तो 5 to 6 क्वेश्चन थे, और जेई की अगर हम बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन तो आप मान के ही चलो ना भाई, अकॉर्डिंग टू कितने क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत मैटर करती हैं चीज़ें बहुत, तो उनको सबसे पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं वो ले रहा हूँ जो नीट में भी आया, ठीक है, 2 बार आया, और आईआईटी जेई में भी आया, मतलब जेई में भी पूछे गए, उस कंडीशन पे, उस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करें आज का ये मिशन, दोनों मिलकर स्टार्ट करते हैं बॉस। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको आप देख लेंगे, इसमें पढ़ लेंगे, इसमें क्या गिवन है, इसको कॉन्सेप्ट भी समझना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे इजीली आप सॉल्व करके आ सकते हो, और इस पे डिपेंडेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उनको भी आपने समझना है, उनको भी आपने सॉल्व करना है। तो टेंशन नहीं लेने का, बस देखते रहने का, मेरे साथ बने रहने का। क्वेश्चन में क्लियर बोला है, 2 मेटल स्फीयर है, ठीक है, एक की रेडियस है r, दूसरे की रेडियस है 2r, आप पढ़ के रखना, ठीक है, मैं डेटा यूज करूंगा। तो एक मेटल स्फीयर ये रहा, इसकी रेडियस r है, और एक और है, इसकी रेडियस 2r है, बढ़िया बात है। उसने बोला इनिशियली दोनों मेटल स्फीयर की चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा सिग्मा, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है भाई, ठीक है सर, तो इनिशियली सेम है, ठीक है।
अब अगर इनकी चार्ज डेंसिटी सेम है तो इससे मैं क्या कैलकुलेशन कर सकता हूं, अभी पूछा क्या गया है वो बाद में देखेंगे। आपको तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन को अप्रोच करने का, कि भाई दो मेटल स्फीयर है, इनकी चार्ज डेंसिटी सेम है, हमें नहीं पता कितनी है, इस पे चार्ज कितना है, लेट मैं मान लेता हूं लेट इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। चार्ज डेंसिटी सेम है बट चार्ज नहीं है ना, क्योंकि चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। तो जब हम स्फीयर की बात कर रहे हैं तो लेट से इसकी डेंसिटी में निकालूंगा इसका चार्ज जो हमने माना है, हमें नहीं पता है, बाई 4πr²। इसका एरिया क्या होता है स्फीयर का, दैट इज 4πr²। कूल सर, ये कंसेप्ट बता रहा हूँ हाउ टू अप्रोच द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, और आगे भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया इस कंसेप्ट का यूज करके तो कैसे सॉल्व करके आओगे, राइट। तो चलो देख लेते हैं, और इसकी डेंसिटी भी हम लिखेंगे इसका चार्ज ओवर 4πr, और इसकी रेडियस है 2r। नाउ यू कैन सी, उसने बोला दोनों सेम है। तो देखो अभी हमने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन हम ये इतना तो इसकी हेल्प से लिख सकती है ना, कर सकते हैं ना। तो देखते हैं क्या हेल्प होगी। तो दोनों को इक्वल कर दो, तो Q1 ओवर 4πr², और यहाँ पे लिखेंगे Q2 ओवर 4π4r²। तो 4πr² पूरा कैंसिल, तो यहाँ बचा Q1, यहाँ बचा Q2 बाई 4। तो नाउ यू कैन से Q2 आ गया 4 टाइम्स ऑफ Q1। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सेकंड वाले स्फीयर पे जो चार्ज है वो इसका 4 टाइम्स है। समझ गए, डेंसिटी चार्ज सेम है बट इस पे जो चार्ज होगा, जो भी होगा, इसमें दे नहीं रखा है, वो इसका 4 टाइम्स होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब बोल रहा है दे आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड। उनको एक दूसरे कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, टच किया जाता है और उसके बाद अलग कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, जब हम दो मेटल स्फीयर को आपस में टच करते हैं तो जैसे ही टच किया ये एक दूसरे को चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। हाई चार्ज मतलब चार्ज को इस तरीके से ट्रांसफर करेंगे कि उनका पोटेंशियल सेम हो जाए। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज द केस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जब भी बोले कि दो मेटल स्फीयर को आपस में टच करके सेपरेट किया जाता है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, ऑफ चार्ज का। तो ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है एक तरीके से। और इस केस में अगर ये लैंग्वेज यूज कर रहा है क्वेश्चन में कि दो मेटल स्फीयर को आपस में टच किया, सेपरेट किया, टच करने के बाद जब वो आपस में चार्ज ट्रांसफर कर चुके होंगे तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा दोनों का। ये कंसेप्ट याद रखना, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो क्या करेंगे सर, तो देख लो ना। तो देखो आप क्या करेंगे, पहले अब जब आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दिया सर, ये कर दिया। तो लेट्स सी इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश, इस पे चार्ज चेंज हो गया Q2 डैश, क्योंकि अब चार्ज सेम तो रहेगा नहीं, क्योंकि टच किया, किसी ने इधर दिया होगा, किसी ने उधर लिया होगा, तो चार्ज चेंज हो चुके हैं। ठीक है, हाँ रेडियस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल सेम होगा, V1 इक्वल टू V2, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल आप सेम कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो देख लो भाई, अब क्या करेंगे सर, अब हम ये करेंगे, इसका पोटेंशियल निकाल लो कि भाई पोटेंशियल होता था KQ/R। ठीक है, इस पे सरफेस पे चार्ज है Q1 डैश ओवर इसकी रेडियस R, और इसका KQ2 डैश, ठीक है, और इसकी रेडियस हो जाएगी 2R। तो R से R कैंसिल, कैसे K कैंसिल, तो आप देख सकते हो Q2 डैश आ गया 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश। तो यहाँ पे टच करने के बाद जब उनको सेपरेट किया तो सेकंड स्फीयर पे जो चार्ज है वो इसका डबल है। अब लेकिन हमें तो क्या, देखो समटाइम क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि न्यू चार्ज बता दो जी कितने होंगे, तो न्यू चार्ज आप यहाँ से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन का, और इक्वेशन को याद रखेंगे फिलहाल। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो एक कंसेप्ट होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन, एक होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब सिस्टम पे इनिशियल चार्ज निकाल लो, इनिशियल टोटल, और जब इनको सेपरेट किया टच वच करके इनका फाइनल चार्ज निकाल लो। हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियल सिस्टम का चार्ज और फाइनल तो सेम ही रहने वाला है, तो हम लिखेंगे Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। इनिशियल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2 अननोन था, फाइनल चार्ज कितना है ये भी अननोन Q1 डैश प्लस Q2 डैश, है ना, देख लो आप ध्यान से। अब Q1 रखो, Q2 की जगह क्या लिख सकते हो 4 टाइम्स Q1, इसकी जगह क्या लिख सकते हो Q1 डैश, इसकी जगह क्या लिख सकते हो ये रहा 2Q2 डैश, तो इसको क्या लिखेंगे हम 5Q1 इक्वल टू 3Q1 डैश। तो न्यू चार्ज अगर पूछे कितना होगा तो 5/3Q1 होगा, नया चार्ज होगा। मतलब छोटे वाले स्फीयर पे न्यू चार्ज ये है। अगर ये पूछे क्वेश्चन यहीं तक भी पूछ सकता है कि न्यू चार्ज बताओ उनको टच करने के बाद जब सेपरेट किया तो ये होगा। इस पे कितना होगा Q2 डैश पे, इस पे होगा 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स मतलब 10 आ जाएगा, 10/3Q1 डैश का। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी। ठीक है, इसको आप Q2 लिख सकते हैं आप, ठीक है कि नहीं। तो Q1 की वैल्यू लिख दी, ये आ जाएगा पहले का। ठीक है, ये नया चार्ज हो जाएगा अगर बहुत ध्यान से आप देखें तो। वैसे आप Q2 के टर्म्स में निकाल सकते हो वैल्यू, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज।
इनिशियल चार्ज डेंसिटीज दोनों की सेम है। अब नई चार्ज डेंसिटीज क्या होंगी, तो कोई बात नहीं, नई चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 डैश मान लो या सिग्मा 1 मान लो, तो कैसे निकालेंगे, नहीं तो इसका चार्ज ये रहा, इसका एरिया, तो Q1 डैश बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और सिग्मा 2 इस पर कितनी हो जाएगी, Q2 डैश बाई 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो इसकी जो रेडियस है वो 2r है, तो यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 डैश की वैल्यू जब आप पुट करेंगे, दिस इज 5/3 Q1, तो यार देखो यहाँ दिख रहा है तुम्हें 5/3 सिग्मा ही होगी, पक्का 5/3 सिग्मा ही होगी। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो 5/3 सिग्मा ही होगी, और इसमें 2 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, और चार्ज इसका कितना आया, चार्ज आया इसका दिस वन 10/3 Q1, ठीक है, ये वाला आप अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो दिस इज व्हाट 10/3, एंड यहाँ 4 भी है, तो 10/3 और ऊपर आपका नीचे आपका 4 भी है। अगर मैं कुछ भी ना करूँ, सिग्मा लिख दूँ बस यहाँ पे, तो समझ रहे हो ना, बस मैं इससे डायरेक्ट आइडिया लगा रहा हूँ कि यार जब Q2 की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो 10/3 Q1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे वो सिग्मा हो जाएगा क्योंकि ये 4 भी एडिशनल, बाकी सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा को क्या लिखोगे आप, Q1/4 पाई आर स्क्वायर, यही तो लिखोगे, बाकी रिमेनिंग वैल्यू ये हो जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो गया, तो ये आ जाएगा 5/2 × 3 दैट इज 6, 5/6 सिग्मा। तो न्यू चार्ज डेंसिटीज उन स्फीयर्स पे हो जाएगी, पहले वाले पे हो जाएगी 5/3 सिग्मा, दूसरे पे हो जाएगी 5/6 सिग्मा। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट है पूरा। वैसे तो आप इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत कुछ पूछा जा सकता है। इसमें भाई न्यू चार्जेस कितने होंगे वो पूछे जा सकते हैं, जैसे इसमें चार्ज डेंसिटी भी पूछ लिया आपसे, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा और आराम से आप सॉल्व करके आएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंट्रेंस एज वेल एज फॉर जेईई मेंस एंट्रेंस। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो होप सो आप समझ गए होंगे इसका कंसेप्ट किस तरीके से डील करना है, ये मस्त तरीके से। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मल्टीपल टाइम इस टाइप के कंडीशन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है बॉस, ठीक है। अब आप सॉल्व करके आने वाले हैं हर टाइप का क्वेश्चन, राइट। तो ये सो हियर वी गो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, ये क्वेश्चन मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट, इस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाने के काफी चांस बने रहते हैं। दोनों एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों एग्जाम को हम सिमिलरली लेके चल रहे हैं फॉर फिजिक्स, ओके। सो क्वेश्चन में बोला है कि 3 इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट्स हैं आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। 3 शीट्स आपको दे रखे हैं। सबसे पहले तो हम जो प्लेन हमें दे रखा है XZ प्लेन है एक्चुअली, तो इसको बना लेते हैं। तो ये X है और ये Z है। जरूरी नहीं वो इस तरीके से क्वेश्चन देगा, बट इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन को डिजाइन अपने अकॉर्डिंग करके दे सकता है। तो ये XZ प्लेन इस तरीके से मैंने ले लिया है। तो उसने पता है क्या बोला है, उसने बोला 3 सीट है, इनफाइनाइट लॉन्ग सीट है, ठीक है। सो 1 2 एंड हियर इज द 3, क्योंकि ये तो x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और इस सीट पे ये सीट 1 है, 2 है, ये 3rd है। 3 सीट दे रखी है आपको, ठीक है। 1 ऐसे ऐसे, ठीक है। 3 इनफाइनाइट सीट याद आ गया होगा जो कैपेसिटर के लिए हम यूज करते थे, एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे दे रखी है। तो देखते हैं कि इस पे क्या चार्ज डेंसिटी है। ऊपर वाली पे सिग्मा है, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पे -2 सिग्मा, और इस पे कितनी है बॉस, इस पे दे रखी है माइनस सिग्मा, ठीक है सर। अब उसने बोला एक पॉइंट P है, पॉइंट P ये रहा, पॉइंट P ये रहा, पॉइंट P ये रहा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉइंट P पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है नेट, ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सब कुछ आपको दे रखा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है बॉस। और देखो जो इनफाइनाइट सीट होती थी, याद करो, अगर आप सिंगल सीट की बात करो इनफाइनाइट, इस पे पॉजिटिव चार्ज आपने दिया प्लस सिग्मा दिया, अगर सिग्मा दिया, इसके पास के पॉइंट पे आर डिस्टेंस अवे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा, और वो जो सिग्मा इसके ऊपर होता है उसकी हाफ होती है, यानी /2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो भी डेंसिटी आपको दे रखी है उसकी हाफ करनी है, और इट डजंट डिपेंड अपॉन आर, ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। तो ये मैटर नहीं करता कि पॉइंट P सीट के पास है, इसके पास है या इससे दूर है, ये मैटर ही नहीं करता, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द गिवन चार्ज डेंसिटीज ऑन द सीट, क्लियर है। तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका उसके अकॉर्डिंग जो जिधर को डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग हम नेट रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो ये सीट 1 है, सबसे पहले इसका देखते हैं। इस पे है प्लस सिग्मा, मतलब इस पे जो चार्ज होगा पॉजिटिव होगा, राइट है। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है इस वाली पे, तो भाई पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट को रिपेल करेगा अपने से दूर, यानी इसका फील्ड आएगा इधर, दैट इज E1, क्लियर। वो कैसा कितना होगा वो हम निकाल लेंगे बाद में, टेंशन नहीं है। और इस पे जो चार्ज है देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, तो E2 इधर आ गया, ठीक है। और वैसे ही नीचे वाली जो 3rd सीट है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी अट्रैक्ट करेगी नीचे को, तो E3 आ गया। यानी पॉइंट P पे तीनों के तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, E1 + E2 + E3।
अगर आप वेक्टर में इसको लिखेंगे डायरेक्शन के साथ तो नो प्रॉब्लम मैन, बस कंसेप्ट पे ध्यान देने का। तो नेट पॉइंट पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, तो देखो E1 की वजह से इस पे सिग्मा को चेक करना है। मैंने बोला ना जो भी सिग्मा गिवन होगा उसका हाफ करके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सिग्मा है तो उसका हाफ करो, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और डायरेक्शन है डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होगा, जेड का अपोजिट। जेड ऊपर पॉजिटिव है, ये ओरिजिन है, और जेड नीचे नेगेटिव होगा, तो माइनस के कैप। ठीक है। अब देखते हैं E2 देखते हैं सर। E2 ये रहा, तो इस पे है 2 सिग्मा, उसका हाफ कर दो। देखो माइनस साइन मत पुट करना क्योंकि डायरेक्शन में यूज हो चुका है, तो उसका हाफ करोगे सिग्मा हो जाएगा बाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस के कैप। ठीक है, प्लस अब E3 पे आ जाते हैं सर। E3 ये भी इसका हाफ हो जाएगा और ये भी माइनस के कैप, क्योंकि तीनों डायरेक्शन सेम है, सबको आप ऐड कर सकते हो। इसको देखो और इसको देखो, 2 टाइम्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप। ये 2 कैंसिल हो गया, ये और ये सेम हो गया, तो 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप। दिस इज द करेक्ट आंसर। चेक कर ले आप। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के कैप। यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स द नेगेटिव जेड डायरेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो देखो कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया कि भाई जो इनफाइनाइट शीट होती थी चार्ज की, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, किस तरीके से हम लिखते थे, क्या कंडीशन हम याद रखते थे, कंसेप्ट भी मैंने आपको सबको सिखा रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ गए होंगे आप। ठीक है, फर्दर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से यूज करके कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ गए बॉस, कर लेना। ठीक है, कर लेंगे सर, कर लेंगे। ओके, तो यस, सो हियर वी गो एंड दिस इज द ऑसम प्रॉब्लम मैन। क्वेश्चन नंबर 3 एक ऑसम प्रॉब्लम है दोनों एग्जाम के लिए। कुछ थोड़ा सा अच्छा कंसेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन अगर आएगा, थोड़ा सा फंसाने की आपको कोशिश करेगा, थोड़ा सा टिपिकल जोन में आपको ले जाने की कोशिश करेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो बना के देता है ना। एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एग्जाम दिस कंसेप्ट। वैसे रेयरली रिपीट होने के चांस थोड़े ऐसे ही रहते हैं, बट अगर हो गया तो फिर आपका फंडामेंटल कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो किस तरीके से डील करना है इस टाइप के क्वेश्चन के साथ, लेट्स सी। तो उसने बोला है 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 massless strings of length L and initially at a distance D। ओके, कैसे देखो, ऐसे। ठीक है, इनिशियली ये 2 चार्ज स्फीयर है, एक ये मान लो आप और एक ये मान लो। ठीक है, मान लो इनिशियली इनके बीच की डिस्टेंस D है और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ L है, ऐसे बोला उसने। और दोनों के चार्ज सेम है, Q Q Q Q Q Q। ओके, और उसने बोला जो D है वो बहुत कम है इस लेंथ के अकॉर्डिंग, तो D इज लेस देन अकॉर्डिंग टू दिस लेंथ, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छी बात है सर। फिर क्या बोल रहा है, अब वो बोलता है कि ओके सो अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है, द चार्जेस बिगिन टू लीक, है ना, उन दोनों स्फीयर से चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाता है ना, उनसे कुछ चार्ज लीक हो रहा है, एक तरीके से ऐसे समझो। फ्रॉम दी स्फीयर्स, बोथ दी स्फीयर्स एट द कांस्टेंट रेट, और उसके लीक होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से जो चार्ज बाहर निकल रहा है dQ/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो इसका रेट है वो कांस्टेंट है, यानी dQ, यानी चेंज हो रहा है चार्ज इन स्फीयर्स पे दोनों पे, तो चेंज होना मतलब dQ/dt आपने देखना है। तो ये dQ/dt कांस्टेंट है, इसका रेट कांस्टेंट है लीक होने का, मतलब इससे जो चार्ज बाहर आ रहा है वो लीक होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा एट अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी v। तो जैसे जैसे चार्ज इनसे कम हो रहा है वैसे वैसे ये एक दूसरे की तरफ आते हैं और एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं विद वेलोसिटी v। ठीक है, v वेलोसिटी के साथ एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है सर। देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स। तो आफ्टर सम टाइम जब ये एक दूसरे के पास आ रहे होंगे तो लेट्स सी, वो बोलता है कि आफ्टर सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ गई होगी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस पहले d थी अब वो d ना रह के वो x बची है, क्योंकि एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी v। समझ गए होंगे आप। तो अब क्या करेंगे सर, ये देख लो, ये अप्रोच कर रहे होंगे किसी वेलोसिटी के साथ एक दूसरे को, अब इनके बीच की किसी इंस्टेंट पॉइंट पे डिस्टेंस है x। हमें बताना है कि ये जो स्पीड के साथ अप्रोच कर रही है स्पीड x पे कैसे डिपेंड कर रही है यार, बस सीधी सी बात है, देखो, है ना। तो यहाँ से आप चार्ज लीक करा रहे हो तो ये स्पीड एक दूसरे की तरफ आने लगे, तो जिस स्पीड के साथ आ रहे हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस बची है, लेट्स सी x बची, तो v और x में क्या रिलेशन होगा, यानी v x पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग v कैसे चेंज हो रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे। लेकिन सॉल्व करने का सीधा सा तरीका होता है, जब भी कभी 2 स्फीयर्स स्ट्रिंग के थ्रू हैंगिंग पोजिशन पे होते हैं तो इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है पहले वो सिखाता हूँ। ठीक है, देखो, तो भाई एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन कराने के लिए थोड़ा क्लियर बनाता हूँ, जिससे आपको फंडा क्लियर होना चाहिए।
फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमने मान रखी है x। अब देखो भाई यहाँ इसका जो वेट है भाई, इसका जो बॉल है एक स्फीयर है, चार्ज भी है उसमें, उसका वेट डाउन आएगा, और इसमें जो टेंशन है इधर जाएगी t, और अगर मैं ये वर्टिकल एक्सिस मान लूँ तो ये एंगल आप मान लेंगे थीटा, ठीक है सर। तो यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट जाएगा, एक कंपोनेंट t का इधर जाएगा, तो ये t है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो इधर जाएगा t cos थीटा और इधर जाएगा t sin थीटा। डन डन डन, ठीक है सर। और ये t sin थीटा इधर भी होगा, वैसे ही इधर भी होगा, मतलब इनके बीच में म्यूचुअल फोर्स जो एक्ट कर रहा है, जो यहाँ पे ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये t sin थीटा को हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअली पास आ रहे हैं, तो ये इन पे एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, क्योंकि इस पे भी चार्ज q है, इस पे भी, वो हम निकाल सकते हैं f k q1 q2 बाय r स्क्वायर से। तो f है यहाँ पे k, q दोनों सेम है, q स्क्वायर x का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। वेरी क्लियर मैन। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है यहाँ पे t sin थीटा इसके अलोंग है, जो इसको यहाँ पे वापस लेके आ रहा है, जो उसका काम कर रहा होगा। तो मतलब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, t sin ऑफ थीटा। यस, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या करेंगे, आप देख सकते हो इस बॉल के वेट को बैलेंस कर रहा है t cos थीटा, तो t cos थीटा आपका आ जाएगा mg। यही तरीका अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, t cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा mg, t से t कैंसिल, साइन बाय cos दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा, एंड यहाँ बचेगा k q स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर mg। दिस इज थर्ड इक्वेशन। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है सर, x और चार्ज का रिलेशन यहाँ पे मेंटेन करना है। अब यहाँ पे जो tan थीटा है ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू नहीं पता है। तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं सर, तो ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये तो था t sin थीटा का कॉम्पोनेंट, इधर ये थीटा है, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँ तो यहाँ से साइन थीटा निकालो, साइन थीटा क्या आएगा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। ध्यान से देखने का बॉस, और इसकी लेंथ हमें पता है यहाँ से यहाँ तक l है, तो ये होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर पे है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक टोटल x है, तो टोटल x है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x/2, दिस इज x/2, और ये हाइपोटेन्यूस है, दैट इज लेंथ l। तो साइन थीटा दोस्तों आपके पास आ गया x/2l, और चूंकि एंगल स्मॉल है, अगर मैं मान लूँ थीटा स्मॉल है, तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, दैट इज x/2l, राइट। वैसे ही टेन थीटा को भी आप थीटा लिख सकते हैं, दैट इज k q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर mg, और इस थीटा की जगह यहाँ से पुट कर सकते हैं x/2l। बाकी सब कांस्टेंट है, हमें किसी से मतलब नहीं है, ये हमें एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, इधर 2l हो जाएगा, k q स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा mg, ये सब कांस्टेंट है ये। तो यहाँ पे अगर बहुत क्लियरली आप देखो, एक्स क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर है कि नहीं है बॉस, और यहाँ से अगर मैं x निकालिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q2/3। तो x और चार्ज में रिलेशन आ गया, लेकिन हमें स्पीड और x में रिलेशन चाहिए, तो उसके लिए उसने पहले बोला था जो चार्ज के लीक होने का रेट है वो कांस्टेंट है, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर स्पीड चाहिए तो dx/dt हो जाएगा, और यहाँ पे dq/dt हो जाएगा। तो पहले जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसकी पावर है तो 2/3, एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो q - 1/3 बचेगा, फिर q का करोगे तो dq/dt आ जाएगा। ध्यान से समझना, डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। तो ये तो बन गई आपकी स्पीड, तो स्पीड डायरेक्टली, ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो, इसकी पावर एज इज रखो -1/3, क्योंकि ये 2/3 है ना, -1 करूंगा तो यही बचेगा ना, और ये dq/dt है और ये कांस्टेंट है, तो इसको भी हटा दो तो कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन आ गया v में और चार्ज में, v में और चार्ज में, v में और चार्ज में, ठीक है। अब हमें रिलेशन चाहिए x में और v में, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे x में और v में, तो यहां से एक चीज बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं, कैसे, देखो ऐसे हमें चाहिए x इज डायरेक्टली वो q/2/3 है, जबकि हमारा जो v है वो q की पावर -1/3 है कि नहीं है, यस। तो अब कैसे करूं सर, अब कैसे करूं, देखो अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि मुझे इसकी q की चार्ज की वैल्यू यहां से रिप्लेस करने का, तो रिप्लेस करने का तो यहां रखने का, तो इसको कैसे निकालूंगा, इसको निकाल लो। देखो आप यहाँ पे ये जो पावर है इससे हटा के इस पे लेके जाओ, x³ हो जाएगा, यहाँ q बचेगा और 3/2 हो जाएगा। देखो ना यहाँ 2/3 है तो 3/2 x पे आ जाएगा। q की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो v डायरेक्टली बोलो, q की वैल्यू जब पुट करोगे x 3/2 है और इसकी होल पावर -1/3 है, 3 से 3 कैंसिल, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, x हो गया
और -1 भी है तो -1/2 चेक करें। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ध्यान से देख लो कैसे सोल्व किया। टाइम लगेगा, अच्छे से लगेगा, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत फास्ट भी सॉल्व करके आ सकते हो। ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सो दिस इज द डिपेंडेंसी ऑफ वी, कि जब चार्ज कांस्टेंट रेट में लीक हो रहा होगा तो ये एक दूसरे की तरफ जा रहे होंगे। तो जब एक दूसरे की तरफ जा रहे होंगे, इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, तो जो स्पीड है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है x, उस पर वो v कैसे डिपेंड कर रही है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन। मजा आया कि नहीं? देख लो, बार बार देखना अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, देख लेना ढंग से, वैसे तो आ जाएगा, टेंशन नहीं है, बस ये एडजस्टमेंट करनी होती है बाद में, ठीक है, डिपेंडेंसी बनानी होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो एक चीज आपने याद रखनी है, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा मेंस के, जेई मेंस के, आईआईटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, नीट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर एनी अदर एग्जाम, वो दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब उनमें जो कंसेप्ट है उन पे आपने ध्यान देना है, उनको आपने सीखना है। अगर उन पे डिपेंडेंट फर्दर क्वेश्चन आते हैं तो इस पर्पज से आपने इसको देखना है, बाकी तो आप करते ही रहेंगे ना भाई। तो मेन होता है कि कंसेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग आप कैसे लेके जाएंगे, और दोनों एग्जाम के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करके जाएंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है यार। मतलब कैसे भी सिचुएशन आएगी हम उसको हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। बाकी तो आप धुरंधर खिलाड़ी हो, कोई टेंशन नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेहनत कर रहे होंगे बहुत धुरंधर तरीके से। तो एक और ऑसम क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। अगर आपको और फंसाने की कोशिश करेगा तो किस टाइप का क्वेश्चन देगा? वैसे तो ईजी है, बट इस कैटेगरी क्वेश्चन ना नीट वगैरह में भी काफ़ी डिपेंडेंट पूछे गए हैं, और आईआईटी वगैरह में, जेईई मेंस वगैरह में भी काफ़ी डिपेंडेंट क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं। तो दैट्स व्हाई इसका डिस्कशन करना लाजमी है, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन आपके सामने है। उसने बोला दो चार्ज हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है Q, किस तरीके से रखे गए? ऐसे रखे हैं, देखो, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, राइट। ओके, तो एक चार्ज को रखा है कहीं यहाँ पर, एक चार्ज को रखा है कहीं यहाँ पे, x इक्वल टू पॉजिटिव है, x इक्वल टू माइनस है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस तो इधर होती है, तो यहाँ पे रखा होगा, और दोनों चार्ज प्लस क्यू ही है। और एक चार्ज ओरिजिन पे रखा गया है जिसका वैल्यू दे रखा है उसने -q/2, नेगेटिव में है, और इस चार्ज का जो मास है वो m है, वो ओरिजिन पे है, ठीक है सर। ओके, Q0 चार्ज है ये, Q0 यहाँ, जिसकी वैल्यू है -q/2, Q0 है ना। अच्छी बात है सर। अब क्या बोल रहा है? इफ चार्ज Q0 इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y टुवर्ड्स द y, पॉजिटिव y एक्सिस, मतलब इसको यहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं ऊपर को, ऐसे डिस्प्लेस किया, मान लिया यहाँ पे आ गया ये वाला चार्ज Q0, ये Q0 है, मतलब जिसकी वैल्यू नेगेटिव में है, ठीक है। तो इसको एक डिस्प्लेसमेंट दिया हमने, यहाँ तक लेके गए y डिस्प्लेसमेंट, जैसे ही ऊपर छोड़ा तो देखते हैं क्या होगा इसके साथ। तो खुद ही सोचो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, जब ये यहाँ पे होगा तो ये वाला चार्ज जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ये प्लस है, ये माइनस है, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में है, तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। F1 मान लो, सपोज करो ये चार्ज आपका 1 है और ये चार्ज आपका 2 है, और जब इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, देखो F2 मान लो, ठीक है। तो ये इधर को अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर को, तो कहीं ना कहीं ये नीचे को ही आएगा, ठीक है। ये जो चार्ज आपने डिस्प्लेस किया था ऊपर को, ये नीचे को ही आएगा, है कि नहीं बॉस? तो सपोज करो ये कुछ एंगल बना दिया इसने, इस फोर्स ने, इस एक्सिस के साथ थीटा, ये भी मान लेंगे थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पता क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में? क्या पूछ रहा है, पहले इस बात पे ध्यान दें। वो पूछ रहा है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, इस पार्टिकल पे, यहाँ पर, ये जिस भी पॉइंट पे, P पॉइंट पे जो नेट फोर्स लग रहा है ना, वो किसके कैसे प्रोपोर्शनल है, ठीक है, y के कैसे प्रोपोर्शनल है, y पे ये बताना है, y की पावर 1 है या 1/2 है, या y की पावर माइनस में है, किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, मतलब नेट फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ y निकालना है, बात खत्म, डिपेंडेंसी निकालनी है। और उसने बोला ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया था, बेसिकली ये y बहुत कम है a के कंपेरेटिवली, जो डिस्टेंस है ना ये यहाँ से यहाँ तक, चार्जेस की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, उससे बहुत कम है, ये अप्रोक्सीमेशन आपने अप्लाई करना होगा। तो देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं बॉस। तो कैसे करेंगे सर? कर लेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देखो, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, इसको। तो अगर ये डिस्टेंस y है और ये a है, तो इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगा रखा है इधर, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, इसको r मान लो, और ये डिस्टेंस भी, इसको भी r मान लोगे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो ये r भी दोनों के लिए सेम ही तो होगा, एंगल भी दोनों के लिए सेम ही होगा, राइट। तो एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, और ये इसका वर्टिकल y एक्सिस, ये एंगल है थीटा, ये भी है थीटा, तो एक कंपोनेंट जाएगा इधर और एक कंपोनेंट जाएगा इधर, इसका कंपोनेंट आएगा इधर, और इस वाले का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, इधर आपका ओरिजिन है, ये O पॉइंट है, ठीक है। तो इसका जो भी होगा, देखो Q0, तो इसका फोर्स आएगा
के क्यू नोट बाई आर स्क्वायर, इसका भी आएगा के क्यू नोट बाई आर स्क्वायर, चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। तो ये वाले जो कंपोनेंट है देखो एक दूसरे के अपोजिट हो गए और इक्वल भी है। तो इधर तो कोई फोर्स नहीं होगा एक्स एक्सिस की तरफ, देखो कोई फोर्स नहीं होगा, तो सारा का सारा फोर्स इस पे कहीं ना कहीं वाई एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे। एक चीज तो बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि सारा फोर्स नीचे को ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐसे खींच रहे हैं तो उनका कंपोनेंट नीचे आएगा, और नीचे कौन सी एक्सिस है? माइनस वाई एक्सिस है। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी आप आधे ऑप्शन तो ऐसे ही हटा सकते हो। पहला ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, या तो बी होगा या डी होगा, दो ऑप्शन बचे। नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ नेट आपके पास यहाँ पे फोर्स आने वाला है, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है जिसको आपने डिस्प्लेस किया नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तो पक्का फोर्स ऊपर को जाता पॉजिटिव की तरफ। इस ऐसे भी दिमाग लगाना अगर सॉल्व करने से बचना चाहते हो, लेकिन अब करना तो पड़ेगा बॉस। तो इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा, देखो ये फोर्स है, इसी एक्सिस के साथ एंगल बनाना तो कॉस कंपोनेंट आएगा, इसका कॉस कंपोनेंट और इसका भी कॉस। तो अगर मैं इसको एफ मान के चल रहा हूं तो ये भी एफ है, तो इधर भी एफ कॉस थीटा और इधर भी एफ कॉस थीटा। तो नेट फोर्स कितना आ गया पॉइंट पी पे? तो नेट फोर्स आ गया आपका 2f cos थीटा। बस वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। तो कैसे करेंगे सर? एफ नेट आ गया 2f, एफ आ गया के क्यू नॉट, राइट। तो के क्यू नॉट की वैल्यू है क्यू बाई 2, तो आ गया 2, और यहाँ आर स्क्वायर, और आर ये आप निकाल सकते हैं, और आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट। देखो ये a है, ये y है, तो ये तो आप पाइथागोरस से निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, चूंकि इसका स्क्वायर भी करना है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, ठीक है, cos थीटा। cos थीटा कैसे निकालेंगे इस ट्रायंगल से? ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस, तो बेस है इसका y, हाइपोटेनियस है इसका r। तो f नेट आपका पास आ रहा है 2 से 2 कैंसिल, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बॉस, और ये y है, r की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो f नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर वाई ओवर, इसको ऐड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी होल पावर 1 है, इसकी 1/2 है, तो टोटल पावर 3/2 नहीं हो गई। तो यहां तक तो नेट फोर्स आ गया अगर केवल नेट फोर्स पूछता, बट उसने बोला डिपेंडेंसी बताओ भाई, नेट फोर्स वाई पे कैसे डिपेंड कर रहा है, और कंडीशन ये अप्लाई करनी है कि ए ज्यादा है बहुत और वाई कम है। तो हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन देखो, के क्यू स्क्वायर वाई ओवर, नीचे से ना चूंकि ए बहुत ज्यादा है इसको कॉमन ले लो, जब ए स्क्वायर बाहर कॉमन लोगे इसकी पावर 3/2 भी है, तो ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 भी बाहर आएगी, अंदर बचेगा 1 प्लस, यहाँ ए स्क्वायर नहीं है तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बचेगा, तो इसकी होल पावर बचेगी 3/2। तो देखो हमें किसी से कोई मतलब है भी नहीं ज़्यादा, ठीक है। अगर देखा जाए ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ये बहुत कम है, तो ये रेशियो लगभग 0 हो जाएगा ना, ठीक है। और ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा के क्यू स्क्वायर वाई ओवर ए क्यूब। तो देखो ये सब कांस्टेंट है, ये भी बचा वाई की पावर 1, यानी यहाँ पे जो नेट फोर्स निकल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है। लेकिन चूंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो माइनस वाई लेंगे आप, है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है, राइट। तो डायरेक्शन भी देखनी है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो यहाँ पे हमने बस ये चेक किया है कैलकुलेशन करके पावर कितनी है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव साइन जरूर लेना है, ठीक है, नेगेटिव साइन। सो दिस इज द ऑसम क्वेश्चन, दिस इज द ऑसम कॉन्सेप्ट, और काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो होप सो आप समझ गए होंगे कि टिपिकल से सिचुएशन में अगर आप फंसते हैं तो कैसे बाहर निकलना है, कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, और उसको सीख के भी जाना है। ऐसे नहीं है, सीख के भी जाना है, ठीक है। अब इतना तो बनता है ना आपका फर्ज, पहला लेक्चर है ही आपका टॉप 10 न्यूमेरिकल सीरीज का, राइट। पहला तो बहुत बढ़िया तरीके से इस पर आपने ध्यान देना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, औसम तरीके से हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में यहाँ पे मैं कवर अप करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल वगैरह, ये सारे कंसेप्ट, राइट। जो लेक्चर नंबर 2 होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर्स। तो डोंट वरी, काफ़ी डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके होंगे। ओके, मजा आ रहा होगा बॉस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, राइट। ओके भाई लोग, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है और किस तरीके से हम उसको मस्त तरीके से उड़ा के आते हैं, और फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है बॉस, तो फॉर्मूला भी देखते रहना, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन जल्दी से, और डेटा आप नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे मस्त तरीके से। ओके, उसने बोला 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं, याद आ गया होगा कंसेप्ट, ठीक है। तो जब हमारे पास लाइन चार्ज होता है इन्फिनिटी तक, कोई भी चार्ज है ना, कंसेप्ट याद दिला रहा हूँ पहले, ठीक है। और इसकी चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा, क्योंकि लैम्डा होता है चार्ज ओवर
पर यूनिट लेंथ, और इसके पास के किसी भी पॉइंट P पर r डिस्टेंस आप अवे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव, नेगेटिव होता तो अट्रैक्टिव, चूंकि यहाँ पॉजिटिव है तो ये रिपल्सिव, तो ये वाला वैलिड होगा। तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आता था, याद करो। यानी इस केस में जो लाइन चार्ज होता है ना, जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब इन्फिनिटी वाला केस होता है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। ये तो हो गया कांस्टेंट, यानी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन r। तो उसकी चार्ज डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो शीट पे जो चार्ज होता है, इनफाइनाइट शीट पे जो चार्ज होता है इस टाइप से, उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते थे, अगर सिग्मा ले रहे हो चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो अभी बताया था मैंने, ये होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ कर देते हैं ना हम इसकी। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, बट ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि पॉइंट चार्ज के पास है या दूर है और कितने डिस्टेंस पे है, उस पर डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हुआ, फंडा समझ में आया। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो देख लिया हमने इसका कंसेप्ट, डन। तो उसने बोला था चलो भाई दो है, तो एक और एक दो, और दोनों इन्फिनिटी वाले हैं, ठीक है, ये आप मान के चले, ठीक है, ये आप मान के चले। ये पहला वायर, ये दूसरा वायर, इस पे चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव में है और इस पे है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस पे प्लस लैम्डा, इस पे माइनस लैम्डा, दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम सेम दे रखी है। जरूरी नहीं है सेम होगी, अलग भी हो सकती है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वही कर रहे हैं, राइट। ओके 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 ओके, आगे देखते हैं। अब उसने बोला दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2r इन फ्री स्पेस, मतलब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बेसिकली दैट इज 2r। अब उसने बोला इनके मिड पॉइंट ले लेते हैं, इनके बीच में एक पॉइंट है जो मिड पॉइंट है P, उस पे नेट फील्ड बताना है, दोनों की वजह से नेट फील्ड बताना है, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। तो यार इस पे जो नेट फील्ड होगा इसकी वजह से एंड इसकी वजह से देख लेते हैं। पहले डायरेक्शन देखते हैं, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो पहले वाले पे पॉजिटिव है तो ये वाला क्या करेगा, कितनी दूर है यहाँ से, इसकी डिस्टेंस r1 लिख लो, तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट है तो r होगा ना 2r कहा, और इसका फील्ड जाएगा इधर E1, और दूसरे वाला जो वायर है उस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो वो इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ इधर, तो ये आ जाएगा E2, और ये भी, इसकी भी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक R2, ये भी तो R ही है। तो देखो इस पॉइंट पे दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, जब दो फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो वेक्टर ऐड हो जाएगा, इसका नेट सम जो आएगा, तो EP हम निकालेंगे E1 प्लस E2। तो E1 कैसे निकालेंगे भाई, फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, लैम्डा, इसकी लैम्डा लैम्डा ही है, ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस लैम्डा, इसकी भी लैम्डा ही है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। और अच्छी बात यह है डिस्टेंस भी सेम है, तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी R, तो ये आ जाएगा बॉस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हो गया कैंसिल, तो EP आपका आ गया लैम्डा ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ R। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ यू जस्ट चेक इट आउट, यूनिट तो आपको बताइए न्यूटन पर कूलम। डन डन डन, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। और अगर इनमें अलग अलग होती ना तो यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिखते ना, और उसकी वैल्यू वही पुट कर देते, डिस्टेंस अलग अलग होती तो वही पुट कर देते, तो कैसा भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के आराम से कर देना, कर लेना, टेंशन नहीं है। समझ गए होंगे आप, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, समझ गए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि हर टाइप का कैटेगरी यहाँ पे मैं कवर अप करके चलूंगा, ठीक है बॉस। जल्दी जल्दी आपने सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेने हैं, जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपने भी यार पूरे साल भर पढ़ाई करी है तो किए ही होंगे ऑब्वियसली। ओके, सो दिस इज ऑसम, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन माना जाएगा, तो ये कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू, और मस्त तरीके से हम क्वेश्चन भी बना लेंगे, राइट। तो उसने बोला 3 स्फीयर है हमारे पास, और ये तीनों स्फीयर जो है वो डाइलेक्ट्रिक टाइप के सॉलिड स्फीयर है। डाइलेक्ट्रिक, पहली बात, डाइलेक्ट्रिक यानी नॉन कंडक्टिंग टाइप है, ये नॉन कंडक्टिंग टाइप है, ये पहले तो ध्यान में रख लो, नॉन कंडक्टिंग टाइप के सॉलिड स्फीयर है बॉस। तो 3 है, उसने बोला कि एक पॉइंट P है कहीं पे, जैसे ये पहला स्फीयर है, दूसरा और ये तीसरा, तो बोल रहा है कि पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पहले की वजह से E1 होगा, दूसरे की वजह से जो भी पॉइंट P जहाँ पे भी रखा होगा E2 होगा, तीसरे की वजह से पॉइंट P एकदम अंदर है स्फीयर के तो यहाँ E3 होगा। तो बताओ E1 E2 और E3 में क्या रिलेशन होगा, कौन ज़्यादा है कौन कम है, रिलेशन बिल्ड करना
कोई टेंशन नहीं है। चलो पहले देखते हैं कंडीशनली। पहले स्फीयर चूंकि डाइलेक्ट्रिक है, इस बात का ख्याल रखना। अच्छा, जब मैंने कंसेप्ट सिखाया था आपको, एक चीज़ बताई थी, जब भी पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, कोई भी स्फीयर हो, फिर कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, होलो, सॉलिड, व्हाटएवर कोई भी हो, अगर पॉइंट बाहर है और सरफेस पे है तो कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती। बाहर के लिए डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, सरफेस के लिए रेडियस पर डिपेंड करता है, राइट। अब देखो, अगर इंटरनली है तो सॉलिड जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसमें तो जीरो हो जाता है, लेकिन ये तो नॉन कंडक्टिंग है, डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ जीरो नहीं होगा। अगर पॉइंट इंटरनली है, देखो इसके अंदर है तो यहाँ जीरो नहीं होगा, इतनी ध्यान रखना। अब अगर ये इस पॉइंट की बात करें, देखो इस स्फीयर से तो बाहर है ना, और इसकी डिस्टेंस कितनी है बाहर के लिए, कैपिटल आर। तो यहाँ पे जो E1 होगा वो कैसे निकालोगे भाई, फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो हम निकालेंगे K, इस पे चार्ज Q और इसकी डिस्टेंस है R, तो ये आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आसान है भैया, आसान है भाई। अब कैसे करेंगे, इसका निकालो। इसके तो सरफेस पे है सर, तो इसके सरफेस पे कैसे निकालेंगे, तो निकाल लो यार। E2 तो K, इस पे चार्ज है 2Q ओवर इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, देख लो ये रेडियस के इक्वल, तो रेडियस के इक्वल, तो E2 आ गया 2KQ/R²। और ये किसकी वैल्यू है, एक तरीके से E1 की। तो आप देख सकते हो E2 = 2 टाइम्स ऑफ E1, यानी आप कह सकते हो कि E2 इज ग्रेटर देन E1। इतना तो आपने बना दिया। अगर वो पूछ लेता रिलेशन बी, तो रिलेशन डबल है भाई। इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इस पे जिस पे डबल चार्ज है, ये ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, इस वाले के कंपेरेटिवली। और ये पॉइंट इसके सरफेस पे, ये पॉइंट इस सरफेस से बाहर है, तो दोनों को हमने इसलिए अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर देखो, ये पॉइंट इंटरनल है, तो थर्ड स्फीयर के केस में जो पॉइंट ये है, ये इंटरनल पॉइंट है, इंटरनल। और याद रखना, जब भी नॉन कनेक्टिंग का केस हो और पॉइंट इंटरनल हो, उसका मतलब इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये आर दे रखी कैपिटल, जिसको हम स्मॉल आर मानेंगे, यानी ये डिस्टेंस लेस देन उसकी रेडियस होनी चाहिए, रेडियस से, तब इंटरनल पॉइंट माना जाएगा ना। और अगर इस बड़े वाले स्फीयर की रेडियस देखो, तो रेडियस तो उसकी 2r है, जबकि इसकी डिस्टेंस पॉइंट की r है, तो वही वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। r इज द स्मॉल, r इज द डिस्टेंस, कैपिटल R इज द रेडियस मैन। तो इस केस में जब भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पॉइंट हो और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है इनसाइड ρr/3ε0। याद रखना, जहां पे रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डन। और आर है उसकी डिस्टेंस, सेंटर से लेते हैं हमेशा पॉइंट की, तो स्मॉल आर की वैल्यू तो हो गई कैपिटल आर, तो रो की वैल्यू निकाल सकते हो, रो चार्ज डेंसिटी, तो ये होता है वॉल्यूम चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज कितना है इस पे, चार्ज है इस पे 4Q, वो मत भूल जाना जब कैलकुलेशन करोगे। वॉल्यूम कितना है 4/3πr³, रेडियस कितनी है 2r, तो 2r का क्यूब, ठीक है। तो अगर एक बार रो मिल गया, यहाँ पुट कर देंगे तो रिलेशनशिप को बिल्ड करना आसान हो जाएगा। तो देख लो ना जरा, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा तो 3Q हो जाएगा, नीचे बचेगा पाई और 2 का, बोलो, ये क्यूब था पूरे का, ठीक है, क्यूब है पूरे का, तो 8 × R³ एंड दिस इज 8। तो ये आ गई आपकी रो, और ये रो को यहाँ पुट करो, तो E इनसाइड यानी थर्ड, इनसाइड किसके लिए है, तीसरे स्फीयर के लिए। तो रो की जगह लिख रहा हूँ मैं 3Q, नीचे आ रहा है 8πr³, ऊपर है R, नीचे ε0। ठीक है, एक ये कैंसिल, और ये 3 है, 3 बाहर ले लो, पक्का ना, पक्का 3। अच्छा ये भी तो 3 है, अरे भाई ये भी तो 3 है, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर बच गया Q केवल, और नीचे बचेगा 8πε0r²। हम 8Q लिखे, 2 बाहर ले लेते हैं, हम लिखेंगे 4πε0r²। और अगर आप ध्यान से देखें 1/2, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/4π को KQ/R²। और ये किसकी वैल्यू है, E1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे E3 जो आ रहा है E1/2 आ रहा है, यानी E3 तो E1 से भी कम है, और E2 था E1 से ज़्यादा, और E1 यहाँ पे E3 से ज़्यादा है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। मेन है सॉल्यूशन, तो चलो हमने कर ही लिया है, मेन है नॉन कंडक्टिंग के फील्ड को भी हमने समझ लिया है ना, कंसेप्ट वाइज हर कुछ हमने सारी कंडीशन यहाँ पे समझ लिया, और कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी तो सॉल्व कर लिया, और इससे हमें ये भी तो पता चल गया, और सारी कंडीशन भी हमने चेक कर ली, तो पूरा कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया, कैसे सॉल्व करना है ये भी तो पता चल गया। और आगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं बॉस, आएगा, टेंशन लो, हार्ड अभी क्वेश्चन बाकी है और मज़ा आने वाला है। ये कंप्लीट चैप्टर आपका इसी के थ्रू रिवाइज हो जाएगा, सारे कंसेप्ट, और किस किस पे जो थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस कंसेप्ट का यूज करके आ सकते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएंगे, वो तो ऑब्वियसली आप करोगे यार 100%।
वो तो करना ही चाहिए होगा। उसमें आप ये मत करना यार सर ये तो ये नहीं आया भाई ये आ गया, अरे यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला तो मतलब कंप्लीटली आपको याद होने चाहिए उसके, तो वो तो छूटना ही नहीं चाहिए। फिर वो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो जिसमें आप फंस सकते हो, जो कंसेप्ट को रिवाइज करके आपको दे रहा है, राइट। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन माना जाता है और मेरे को उम्मीद है कि काफी टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है हर एग्जाम में, राइट। इसलिए लिया है मैंने ये, वरना मैं मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपने किया होगा जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा था, राइट। तो उसने बोला चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू इक्वल चार्जेस दैट इज कैपिटल क्यू। ओके देखो एक लाइन है जिसपे दो चार्ज रखे हैं ऑलरेडी, कैपिटल क्यू, दिस वन, और इनके सेंटर पॉइंट पर, है ना, सेंटर पे बोला है कि उसने बोला कि चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर लाइन, यस, है ना। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली सेंटर लाइन पे एक स्मॉल चार्ज क्यू रखा है, बढ़िया बात है। और उनके बीच की डिस्टेंस वगैरह कुछ दे रखी है, नहीं हम अपने आप मान लेंगे। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू ला, क्या बात कर रहा है। उसने बोला तीनों चार्ज का सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर वो बोल रहा है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो देखो हर चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो हर चार्ज पे नेट फोर्स एट ईच चार्ज दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। कुल। और चूंकि ये वाला चार्ज तो ऑलरेडी इनके सेंटर पे है, ये यहां से कोई डिस्टेंस आर मान लो तो ये भी कुछ आर ही होगी, मतलब कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, डी आर एक्स वाई कुछ भी मान लो। तो ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। अगर इस पे निकालोगे देखो ये प्लस है, ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, डिस्टेंस भी सेम है, दोनों के चार्ज भी सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि सेंटर लाइन पे रखा है। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला चार्ज है, मान लीजिए फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है, इनमें से किसी एक पे निकाल लो, किसी एक पे नेट फोर्स निकालो। लेट्स सी आप इस पे नेट फोर्स निकाल रहे हो, नेट फोर्स 1 पे निकाल रहे हो नेट, तो कैसे आएगा वो नेट, देखो ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर को और ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर को, तो इस वाले का जो सेंटर पे रखा है थर्ड मान लो, तो इसका इधर आ गया फोर्स और इस वाले का इधर आ गया फोर्स, दोनों एक डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, दोनों एक डायरेक्शन में, F2 प्लस F3। और चूंकि अगर ये इक्विलिब्रियम में है ये चार्ज, तो इस पे नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो जीरो कर दो, तो F2 निकाल दो। F2 किसके बीच है, इसके और इसके। फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 यानी इसके और इसके, दोनों का चार्ज सेम है तो Q स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस टोटल हो जाएगी 2R का स्क्वायर प्लस F3, यानी इसकी वजह से इस पे कितना होगा, तो डिस्टेंस ये लेंगे तो Q बाई R का स्क्वायर, ला जीरो में गया Q, एक Q, तो यहाँ पे बचा आपका कैपिटल Q, यहाँ बचा 4R स्क्वायर प्लस यहाँ बचा स्मॉल Q, R स्क्वायर भी जीरो में। तो आप देख सकते हो Q आ गया यहाँ पे, Q कितना आ गया होगा, 2 to 4 हो गया ना यार, ये 4 और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे निकालनी है, तो हाँ ये इसको इधर लेके जाओ, तो -Q/4, दिस इज द चार्ज and that charge which is kept at the center of line joining these two charges that must be negative first of all। अगर पूरा सिस्टम आप इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो ये चार्ज नेगेटिव होना चाहिए और इसकी वैल्यू इन दोनों चार्ज की 1/4 होनी चाहिए, है ना। देख लो आप एक बार आंसर जो भी है, ठीक है, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील करेंगे, राइट। तो नेट इस पे भी नेट निकाल के आप जीरो करोगे तो तभी आंसर सेम ही आएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं और आप उनको सॉल्व करते रहते हैं। तो जल्दी से हमने देख लिया कि किस तरीके से आपने डील करना है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं मस्त तरीके से, ठीक है। ओके सो हियर वी गो एंड हियर वी गो एंड हियर वी गो। तो क्वेश्चन आपके सामने है, बेसिक से बेहतरीन से क्वेश्चन डिपेंडेंट इस कंसेप्ट पे पूछे जाते रहते हैं हमारे एग्जाम में, तो दैट्स वाई इसको डील करना भी जरूरी है। तो वेक्टर फॉर्म में इसने आंसर कराया है, तो आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो एक XY प्लेन आपको दे रखा है, दिस इज X एंड दिस इज Y। तो इसने क्या किया, एक चार्ज रखा है, ट्राइंगल है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यस। तो एक चार्ज को यहाँ पे रख दिया है इस तरीके से, ठीक है, एक चार्ज को यहाँ पे रख दिया, एक चार्ज को यहाँ पे रख दिया है। ये चार्ज है Q, ये -2Q और ये Q, ये लेंथ है L, ये भी L और इसको भी आप L मान लेंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है पता है, वो पूछ रहा है ओके डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम में 3 चार्ज है, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है वेक्टर फॉर्म में। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता तो आप क्या करते, देखो डाइपोल मोमेंट निकालने का सीधा सा फंडा क्या होता है भाई, डाइपोल मोमेंट जो होता है चार्ज इनटू, ठीक है, जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि 2 चार्ज होते थे उनके बीच की डिस्टेंस लेते थे आप, उनके बीच की डिस्टेंस लेते थे, यही लेते थे ना। जैसे एक माइनस चार्ज होना चाहिए, एक प्लस, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, या -Q + Q या -2Q + 2Q, इनके बीच की डिस्टेंस, और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट की।
इतना तो क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये प्लस क्यू है, इसको माइनस क्यू चाहिए डायपोल बनाने के लिए, ये भी प्लस क्यू है, इसको माइनस क्यू चाहिए, ये माइनस टू क्यू है, इसको माइनस टू प्लस टू क्यू चाहिए, और प्लस टू क्यू तो कहीं पे भी नहीं है, तो हम इसके अकॉर्डिंग डायपोल बनाएंगे। तो हमें पता है चार्ज को भाई डिवाइड किया जाता है, इंटीजर फॉर्म में किया जा सकता है, ठीक है, क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो ये माइनस टू क्यू को माइनस क्यू इसको दे देंगे, माइनस क्यू इसको दे देंगे। तो देखो, ये वाला मिलके एक डायपोल बना देगा और ये वाला मिलके एक डायपोल बना देगा। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और माइनस से प्लस की तरफ इसका डायपोल मोमेंट आ गया इधर P1, और माइनस से प्लस की तरफ इसका डायपोल मोमेंट आ गया इधर P2। अब देखना ध्यान से, तो इस पॉइंट पर एक डायपोल इधर है P1 और एक डायपोल इधर है P2, और इन दोनों के बीच का जो टोटल एंगल कितना होगा, क्योंकि इक्विलेटरल है 60 डिग्री, तो हाफ एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा इधर, एक जाएगा इधर। देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L, दोनों का चार्ज सेम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L, दोनों का चार्ज भी सेम, यानी P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू Q इंटू L ही होगा। भाई चार्ज इंटू डिस्टेंस होती है ना, देखो चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो P1 P2 की वैल्यू सेम होगी, तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल। अब इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, यानी P1 cos 30 और इसका भी आएगा P2 cos 30। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेट इस पॉइंट पे जो डायपोल आएगा, इस पॉइंट का नेट डायपोल इधर को आएगा नीचे को, तो नेट डायपोल सिस्टम का आ जाएगा दिस प्लस दिस, और ये डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ऐसे नीचे को आ रहा देखो, और नीचे को ये पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर है और नीचे है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब मैं इसका वेक्टर निकालूंगा तो पहले वाले का ये P1 कितना, QL cos 30 √3/2, और डायरेक्शन है नीचे माइनस जे कैप, फिर प्लस ये वाला P2, ये भी सेम है QL √3/2 और ये भी माइनस जे कैप, ठीक है। तो P नेट आपके पास आ गया, आप समझ गए होंगे। देखो देखो, ये सेम ही तो है, 2 टाइम्स कर दो, QL √3/2 इंटू माइनस ऑफ जे कैप, ये हो गया कैंसिल। तो P नेट आपके पास आ चुका है, दैट इज √3 QL/2, नॉट 2 तो कैंसिल हो गया, एंड दिस इज माइनस जे कैप। दिस इज योर आंसर। होप्स आप समझ गए होंगे। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बस ये हटा दो, मैग्नीट्यूड ले लो, जे का वेक्टर जब मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो √3 QL आंसर बच जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देख लो भाई आपके सामने, अगर ऐसा क्वेश्चन आया फर्दर तो कर देना। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, आज का एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कम ऑन, आज का एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम। ओके बहुत, सो हियर वी गो, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे डील कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया, होलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q कूलम विद इन इट। ओके, तो एक होलो सिलेंडर है जो इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, ये फेस इसका B माना है, ये कर्व जो सरफेस है इसका B माना है उसने, और बाकी C और A माना है, इसको C माना है, इसको A माना है, ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। उसने क्या बोला है कि ओके इफ phi इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्टमीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस B, यानी B सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आ रहा होगा, B सरफेस से, ठीक है, वो phi है, ठीक है सर, B सरफेस से जो आ रहा होगा phi है। तो बताओ जो फ्लक्स होगा जो लिंक्ड है विद द सरफेस A, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस A। देखो सीधी सी बात है, इस पूरे सिस्टम के अंदर एक ही चार्ज है, तो जो नेट चार्ज, जो नेट फ्लक्स होगा ना इसके अंदर, वो तो भाई Q एप्सिलॉन नॉट होगा। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता था। तो पूरे सिस्टम में तो एक ही चार्ज है, लेकिन निकल कहाँ से रहा है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, और कर्व्ड सरफेस B से भी निकल सकता है, इससे B से। तो भाई नेट, इसको कैसे लिख सकते हो आप, फ्लक्स A से भी निकल सकता है, B पे निकल सकता है, C से भी निकल सकता है, और Q बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई ये देखो, इसका क्रॉस सेक्शन और इसका क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है, तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स तो इक्वल होगा, यानी इससे और इससे निकलने वाला, तो C की जगह भी phi A ही लिख सकते हो, तो phi A प्लस phi A 2 phi A हो जाएगा, और phi B दे रखा है आपको phi, तो Q बाय हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर लेके जाओ, तो 2 phi A इक्वल टू हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस phi, तो phi A से कितना फ्लक्स पास होगा, 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस phi, दिस इज द आंसर। इस तरीके से डील करना है अपने इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, मैटर करता है। लास्ट का क्वेश्चन है, लास्ट ये है, लास्ट जवाब दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझा दूंगा, करना आपने, लास्ट क्वेश्चन आपके वास्ते है, ठीक है, कंसेप्ट भी बता दूंगा, करना आपने, आंसर जरूर बताना कमेंट करके, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, समझे, तभी बात बनेगी ना, दोनों तरफ से जब मेहनत करेंगे यार, ठीक है, फाइट कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, मस्त तरीके से सीखेंगे, तो मैं देखूंगा ना आपने किस तरीके से कंसेप्ट को सीखा है, राइट, ये ट्रस्ट
कर रहा हूं मैं आपके ऊपर। ओके सो हियर वी गो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मल्टीपल टाइम इसका भी एक तरीके से रिपीट हो चुका है कंसेप्ट, दोनों एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन को देख लो, पढ़ लो, समझ लो, कंसेप्ट समझा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि भाई एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें 3 चार्ज यूज किए गए, ट्रायंगुलर फॉर्म में रखा गया, आइसोस्केल ट्रायंगल है। अच्छी बात यह है आइसोस्केल ट्रायंगल है, अगर ये साइड L है, ये L है, तो ये √2L होगी, सिद्ध सी बात है। उसने बोला अगर इस पूरे सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो 0 है। उसने बोला इफ पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वो 0 है, ठीक है सर। तो बताओ इफ द वैल्यू ऑफ Q इज, तो कैपिटल Q जो माना है आपने, इसकी वैल्यू बताओ। अगर पूरे सिस्टम की जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो 0 है, तो बताओ Q की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q। ये ऑप्शंस आपको दे रखे, आपने फोड़ना है। टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, 3 चार्ज है केवल सिस्टम में, जब 3 चार्ज होते हैं तो सिस्टम की टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, हर एक चार्ज का पेयर हर दूसरे चार्ज के साथ बनाओ, एक एनर्जी इससे बनेगी, एक एनर्जी इससे बन जाएगी और एक एनर्जी इससे बनेगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R, ये 2 चार्ज, दोनों का प्रोडक्ट, उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर इन दोनों की निकालोगे तो Q बाई इनके बीच की डिस्टेंस L, इन दोनों के बीच निकालोगे तो K दोनों का सेम है तो Q² हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस L। अब इसका और इसका निकालोगे तो Q बाई इनके बीच की डिस्टेंस है √2L। उसने बोला सिस्टम की नेट एनर्जी 0 है, इसको 0 करना और यहाँ से कैपिटल Q की वैल्यू निकालना, सॉल्व करके मेरे को बताना कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। सो दोस्तों ये था आपका सबसे पहला लेक्चर इस पूरी सीरीज का। इंजॉय करना, मस्त तरीके से प्रैक्टिस करना और सारे कंसेप्ट अपने क्लियर करना, रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, पूरी की पूरी ट्रस्ट कर रहा हूँ आपके ऊपर कि आप बिल्कुल बढ़िया से सारे कंसेप्ट रिवाइज करके आएंगे, तब जाके लेक्चर को एंजॉय करने वाले हैं, तब आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप जीतोगे, आपको कोई हरा नहीं सकता अगर आप मिशन पे डट के रहे। आपके अलावा आपको कोई इस दुनिया में हरा भी नहीं पाएगा। ओके बस लगे रहो मिशन पे, मेहनत करते रहो पॉजिटिविटी के साथ और हंसते रहो, खुश रहो। ओके एंड ऑल द बेस्ट।